बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। क्या एक नेशन बिल्डिंग में आर्मी का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है? एंड हियर आर्मी सिग्निफाइज द कंजर्वेटिव्स। आर्मी सिग्निफाइज द कंजर्वेटिव लगाया जाता था वॉर में। ला तालिया के नाम से लैंग्वेज इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस हो गया और न्यू ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिज एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से 1848 आते आते फ्रांस में रिपब्लिक आ जाता है बाय द लिबरल नेशनलिस्ट एंड द रिवॉल्यूशनरी। एंडिंग हम लोगों ने किया था कि हम लोगों को जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन करवाना है, जर्मनी और इटली का नेशन बिल्डिंग करवाना है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या एक नेशन बिल्डिंग में आर्मी का रोल इम्पोर्टेंट हो सकता है? एंड हियर आर्मी सिग्निफाइज द कंजर्वेटिव्स। आर्मी सिग्निफाइज द कंजर्वेटिव्स। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मैम कंजर्वेटिव्स तो फ्रांस के रिपब्लिक के लिए वहाँ पे दुश्मन बन के बैठा था, लेकिन कभी कभी दुश्मन को भी हीरो बनना पड़ा। तो जर्मनी के और इटली के यूनिफिकेशन में कंजर्वेटिव्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। वो कैसे रहा देखते हैं हम लोग। 1848 के आते आते क्या होता है, यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ता है। उसके बाद कंजर्वेटिव्स क्यों यहाँ पे हेल्प करते हैं जर्मनी और इटली के यूनिफिकेशन के लिए? अब जहाँ पे फ़ायदा दिखेगा वहाँ लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो कंजर्वेटिव्स को क्या फ़ायदा हो रहा था? कंजर्वेटिव्स ने ये सोचा कि अगर हम जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन करवाते हैं, फर्स्टली हेयर वी टॉकिंग अबाउट जर्मनी, अगर हम लोग जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाते हैं तो उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? तो हम लोगों का जो स्टेट के ऊपर पावर है वो बढ़ जाएगा। यूरोप में, ओवरऑल यूरोप में जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है वो बढ़ जाएगा। तो भाई जब हमारा पावर बढ़ रहा है स्टेट के यूनिफिकेशन से, तो हम क्यों नहीं उसका हेल्प करेंगे यूनिफिकेशन करवाने में। चलिए अब क्या होता है, द लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स इन 1848। लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट। अब इलेक्टेड पार्लियामेंट इट मीन्स कंजर्वेटिव्स। 1848 में कुछ लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स क्या करते हैं, वो डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे जर्मन्स पीपल एग्जाइल में रह रहे थे, जहाँ पे जर्मन के कुछ पार्ट रह रहे थे, तो उन सबको एक जगह यूनाइट करके नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। और वो किसके अंदर में हेडेड किया जाता है? जो वहाँ का इलेक्टेड पार्लियामेंट था वो, इट मीन्स कंजर्वेटिव्स। मैंने क्या बोला? कंजर्वेटिव्स का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। कंजर्वेटिव्स ने ही मिलके जर्मनी का यूनिफिकेशन करवाया। दिस लिबरल इनिशिएटिव्स टू नेशन बिल्डिंग वाज repressed by monarchy and military supported by Junkers of Prussia. Junkers signifies the large land owners. यहाँ पे लार्ज लैंड ओनर्स के लिए जंकर्स का यूज हुआ है, जंकर वर्ड का यूज किए हैं हम लोग। लिबरल इनिशिएटिव्स क्या करते हैं, लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स क्या करते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए वो जाते हैं सपोर्ट में। किसके सपोर्ट में? मोनार्की के सपोर्ट में। और वहाँ का जो मिलिट्री सपोर्ट रहता है वो लार्ज लैंड ओनर्स के अंडर में रहता है, प्रूशिया का। प्रूशिया का क्या रोल है यहाँ पे? तो प्रूशिया में मैक्सिमम क्या है, जर्मन स्पीकिंग लोग रह रहे थे। तो जो प्रूशिया थी उस वक्त की वो डोमिनेशन में थी, डोमिनेटेड पावर में थी, यूरोप में डोमिनेटेड स्टेट पावर में वो आती थी। वहाँ क्या हुआ फिर कि मोनार्की और मिलिट्री सपोर्ट करते हैं लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया को, जिसके वजह से जर्मनी का यूनिफिकेशन में उनको हेल्प होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो स्टार्टिंग में भी दिया गया था, देन हाउ द जर्मनी वाज यूनिफाइड। तो जर्मनी यूनिफाइड कैसे होता है? हम लोगों ने क्या देखा
कि नेशनलिज्म इन यूरोप में जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशंस के साथ लोग आगे बढ़े। कंजर्वेटिव्स का इम्पोर्टेंट रोल रहा। क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा था उनके पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप के लिए। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने कि लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स जो थे 1848 में वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन को एक साथ यूनिफाइड करने की कोशिश कर रहे थे, एक जगह लाने की कोशिश कर रहे थे। देन वो सारे जो लिबरल मिडिल क्लास जर्मन्स थे उनको सपोर्ट कौन कर रहा था? तो उनको एक मिलिट्री सपोर्ट और मोनार्की सपोर्ट कर रहा था, दैट वाज कंजर्वेटिव्स। तो इन सब के वजह से हम लोगों ने ये कैसे पता लगाया कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में कंजर्वेटिव्स का रोल रहा? ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ जर्मनी वॉज यूनिफाइड। जर्मनीज यूनिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। कंजर्वेटिव्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जस्ट बिकॉज कि उनको फ़ायदा होता है, इसीलिए वो जर्मनी के यूनिफिकेशन में हेल्प करते हैं और इसीलिए उनका इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी नेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग देखेंगे कि आखिर कंजर्वेटिव्स आते कैसे हैं हेल्प करने के लिए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में और किस तरीके से जर्मनी यूनिफाइड होता है। आफ्टर द फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ लिबरल्स के फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद, यानी कि पहले लिबरल्स ने कोशिश की थी जर्मनी को यूनिफाइड करवाने में, लेकिन वो लोग असफल रहे। After the failed attempt of liberal, Prussia took on the leadership of the movement for the national unification. जब प्रूशिया ये देखा कि लिबरल यूनिफाई करवाना चाहा जर्मनी को बट वो फेल हो गया, देन उन्होंने लीडरशिप अपने हाथ में लिया और बोला कि चलो अब हम तुम्हारा हेल्प करेंगे इन द नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। उसके बाद वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो था प्रूशिया का जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वन बिस्मार्क, ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। उन्होंने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और अकेले नहीं किया, उन्होंने प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी का भी हेल्प लिया। क्लियर है यहाँ तक? कौन? चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ओटो वन बिस्मार्क। 3 wars over 7 years, 7 साल लगा यूनिफिकेशन में और इस 7 साल के अंदर 3 वॉर हो गया फॉर द यूनिफिकेशन। 3 वॉर हो गया किसके साथ? ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। अब इन तीनों के साथ प्रूशिया का क्या होता है? वॉर हो जाता है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देन एट लास्ट प्रूशिया जो है वो जीत जाता है और हमारा यूनिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है? यानी कि जर्मनी यूनिफाइड हो चुका है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जनवरी 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया और उसका राज तिलक किसको कर दिया गया? तो प्रूशिया के किंग विलियम वन को। प्रूशिया को ही क्यों किया गया? प्रूशिया के किंग का उसको राज तिलक इसीलिए किया गया उसका क्योंकि प्रूशिया हेल्प किया था जर्मनी के यूनिफिकेशन में। देन उसके बाद क्या हुआ कि प्रूशिया है जर्मन पीपल्स को इनवाइट करता है अपने सेरेमनी में इन वर्सलीज में उन्होंने सबको इनवाइट किया और वहाँ पे जो राज सिंहासन था वो विलियम वन के नाम कर दिया गया आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी कब यूनिफाइड हुआ? इन जनवरी 1871। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए जर्मनी का यूनिफिकेशन तो हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी डन। मेकिंग ऑफ जर्मनी क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड मेकिंग ऑफ जर्मनी में एक स्लाइट डिफरेंस है। एंड व्हाट वाज द डिफरेंस?
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यानी कि हम लोग जहाँ जहाँ पे जर्मन पीपल्स एग्जाइल में रह रहे थे या फिर जर्मन के कुछ पार्ट रह रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया, अंडर द लीडरशिप ऑफ फ्रांस, अंडर द लीडरशिप ऑफ डेनमार्क, हम लोग वहाँ से क्या किए कि उसको उठा के लेते आए, उसको एक जगह करके एक नेशन बना दिए। हम लोग एक नेशन बना दिए जर्मनी। अगर उसके अंदर के जो लोग रह रहे हैं वो लोग ही अगर यूनाइट होके नहीं रहेंगे तो क्या वो नेशन बिल्डिंग नेशन कहलाएगा? क्या वो एक इंडिपेंडेंट नेशन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। यूनिफिकेशन में हम लोग सिर्फ उसको यूनिफाई किए, यानी कि एक टेरिटरी को हम लोग यूनिफाई करके, बहुत सारी टेरिटरी को यूनिफाई करके एक टेरिटरी के अंदर लेते आए। बट वहाँ के लोग ही यूनाइट होके नहीं रहेंगे तो जर्मनी बनेगा कैसे? तो मेकिंग ऑफ जर्मनी कैसे बना? द न्यू स्टेट प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। वहाँ का जो लीगल, बैंकिंग, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम जितना भी था, विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन एम्पायर, वहाँ का क्या होते गया, जर्मनी का और स्ट्रॉन्ग होते गया और वहाँ का सारा सिस्टम एक होता गया। सारे लोग एक सिस्टम पे जब आ गए तब बोला गया कि हाँ, अब जर्मनी यूनिफाइड के साथ साथ हमारा एक प्रॉपर नेशन बिल्डिंग की तरह बन चुका है। यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो 1871 में हो ही गया था। कौन करवाया था? प्रूशियन किंग इस का हेल्प किया था विथ द आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी ऑफ प्रूशिया। उसके बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से वहाँ का फाइनेंशियल और जो भी सिस्टम था, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, गवर्नमेंटल सिस्टम, वो सारा कुछ एक साथ आके और स्ट्रॉन्ग फेस में होते गया, जिसकी वजह से जर्मनी एक अच्छा खासा जर्मनी जो है वो बन के रेडी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा द मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी यूनिफाइड कैसे हुआ, किसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था? तो कंजर्वेटिव्स का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन जनवरी 1871, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मेकिंग ऑफ जर्मनी यानी कि जर्मनी बना कैसे। एक टेरिटोरियल नेशन बिल्डिंग को एक साथ लाने के बाद, जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी देखा हम लोगों ने कि किस तरीके से जर्मनी का के अंदर का जो सिस्टम था वो सारा एक साथ आ गया और लोग यूनाइट होकर रहने लगे। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। इटली यूनिफाइड कैसे होता है? इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इटली के यूनिफिकेशन के पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। 19th सेंचुरी के मिडल में क्या होता है, इटली was divided into 7 states. Italy was divided into 7 states, of which Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house. जिसमें से सार्दिनिया पीडमोंट जो रहता है वो इटालियन प्रिंसली हाउस के अंडर आता है और इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल ओवर किया गया था। इटली का जो 7 स्टेट्स में उसका डिवीजन है, जिसमें से हम लोग कुछ मेन पार्ट्स पढ़ेंगे। नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंटर वॉज अंडर पोप एंड सदर्न एरिया वॉज अंडर द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। यानी कि नॉर्थ में अगर हम लोग देखें तो वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर में था, सदर्न पार्ट में वो कहाँ था, बर्बन किंग के अंडर में था, और सेंटर में वो पोप के अंदर में था। लेकिन इटली का यूनिफिकेशन कैसे होता है, आखिर वो यूनिफाइड कैसे होता है? तो 1830 में क्या होता है, गियुसेप्पे मज़ीनी कौन थे ये आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए।
गिउसेppe मज़ीनी क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं थोड़ा, और वो सारे इटालियन रिपब्लिक को एक जगह लाके इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन करते हैं दैट वाज नेम्ड एज यंग इटली। एक सीक्रेट सोसाइटी की फॉर्मेशन करते हैं कौन, गिउसेppe मज़ीनी, जिसका नाम रखते हैं यंग इटली। बट दैट अटेम्प्ट ऑफ गिउसेppe मज़ीनी वाज फेल्ड, बट वो अटेम्प्ट फेल हो जाता है। आफ्टर द फेल्योर ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज अपराइजिंग इन 1831, पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझो, सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से रिलेट करके समझो। द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरीज अपराइजिंग बोथ in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler king Victor Emmanuel II to unify the Italian states through wars। मैंने क्या बोला कि नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग था, साउथ में बर्बन किंग था, बीच में पोप था, सेंटर में पोप था। वहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि जो सार्दिनिया पीडमोंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आफ्टर द फेलियर ऑफ गिउसेppe मज़ीनीज आइडिया, सार्दिनिया पीडमोंट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। वो धीरे धीरे क्या होता है, 1831 में, 1848 में वो अपना अपराइजिंग करता है अपने डोमिनेशन का, जिसके वजह से जो विक्टर इमानुएल II थे किंग, वो क्या करते हैं, इटालियन को वॉर्स के थ्रू यूनिफाई करते हैं। अब वॉर्स के थ्रू इटली कैसे यूनिफाई होता है, थ्रू सार्दिनिया पीडमोंट, वो हम लोग अब देखेंगे। तब तक आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोगों ने देखा कि इटली के यूनिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, तो सार्दिनिया पीडमोंट का मेजर रोल रहता है और वहाँ के किंग यानी कि विक्टर इमानुएल II हेल्प करते हैं। अब विक्टर इमानुएल II हेल्प क्यों करते हैं, क्योंकि वो कंजर्वेटिव से बिलोंग करते हैं। और जर्मनी के यूनिफिकेशन में भी हम लोगों ने क्या देखा था कि कंजर्वेटिव्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, वो लोग हेल्प करते हैं इन द जर्मनीज यूनिफिकेशन, जस्ट बिकॉज कि उन लोगों को फ़ायदा होता है अपने पॉलिटिकल डोमिनेशन को बढ़ाने के लिए। तो उसी तरीके से इटली के यूनिफिकेशन में भी हम लोग देखेंगे कि विक्टर इमानुएल II को भी फ़ायदा होता है, इसीलिए वो हेल्प करते हैं इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो पहले क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि जो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और पॉलिटिकल डोमिनेशन था, उसको बढ़ने का और उसके ऊपर रूल ओवर करने का विक्टर इमानुएल II को एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था, इसीलिए उन्होंने हेल्प किया इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और कैसे किया, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली विद द हेल्प ऑफ कैवियर एंड गैरिबाल्डी, यानी कि चीफ मिनिस्टर कैवियर एंड गैरिबाल्डी के हेल्प से इटली का यूनिफिकेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ विक्टर इमानुएल II और कंजर्वेटिव्स। ये भी एक कंजर्वेटिव थे, ये बात आप लोग नहीं भूलिएगा। चीफ मिनिस्टर कैवियर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, वो क्या क्या किए इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो चलिए देखते हैं। जो कैवियर था वो ना ही रिवॉल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था, तो था क्या, ही वॉज अ डिप्लोमैट। क्लियर है, कैवियर वॉज निदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ही वॉज अ डिप्लोमैट। अपनी डिप्लोमेसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हरा दिया। चलिए अब देखते हैं वो क्या करते थे। कैवियर जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलते थे। इटली के यूनिफिकेशन के लिए उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, बट वो इटालियन लैंग्वेज के बदले फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलते थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो सार्दिनिया पीडमोंट के साथ मिलके, सार्दिनिया पीडमोंट में आके ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग को हरा देते इन 1859। नॉर्दर्न इटली, सार्दिनिया पीडमोंट का जो एरिया था वो किसके अंडर में था, मैंने भी जस्ट बताया था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अंदर था।
नॉर्दर्न इटली वॉज अंडर द रूल ओवर ऑफ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, दैट वॉज सार्डिनिया पीडमोंट। तो चीफ मिनिस्टर केवेर जो थे वो सार्डिनिया पीडमोंट यानी कि नॉर्दर्न इटली को यूनिफाइड करवा देते हैं। सो नॉर्थ इटली वॉज यूनिफाइड बाय केवर। नॉर्दर्न इटली हमारा यूनिफाइड हो जाता है बाय द चीफ मिनिस्टर केवर। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नॉर्दर्न इटली के ऊपर हम लोग जीत हासिल किए और उसका यूनिफाइड उसको करवा दिए इन 1859 बाय द हेल्प ऑफ केवर इन सार्डिनिया पीडमोंट। अब हम लोग देखेंगे कि गैरीबाल्डी का क्या कंट्रीब्यूशन था इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से चीफ मिनिस्टर केवर के थ्रू नॉर्दर्न इटली हमारा यूनिफाइड हो जाता है। अब हम लोग गैरीबाल्डी की बात करते हैं कि गैरीबाल्डी का क्या कंट्रीब्यूशन था इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो नॉर्दर्न पार्ट तो केवर ने यूनिफाइड करवा दिया, सदर्न पार्ट में गैरीबाल्डी आए थे वहाँ के यूनिफिकेशन में हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट, A large number of armed volunteers under the leadership of Garibaldi। बहुत सारे जो आर्मी फोर्सेस थे, बहुत सारे जो लीडर्स थे वो सारे गैरीबाल्डी के अंडर आए और सदर्न पार्ट ऑफ इटली के यूनिफिकेशन में उन लोगों ने हेल्प करा। They fought for the unification of southern part of Italy. Then after that in 1860 they marched in South Italy, winning the support of local peasants and driven out the Spanish ruler। हम लोगों ने क्या देखा था कि सदर्न पार्ट ऑफ इटली में किसका रूल ओवर था? द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। ठीक है, तो गैरीबाल्डी के साथ उसके जो फॉलोअर्स थे वो सदर्न पार्ट में 1860 में गए, वहाँ के लोकल पीजेंट्स का दिल उन्होंने जीता और उनके सपोर्ट के साथ वहाँ का जो स्पेनिश रूलर था उसको निकाल दिया बाहर सदर्न इटली से। जब निकाल दिया तो 1861 में इटली, सदर्न इटली भी हमारा यूनिफाइड हो गया और वहाँ का जो राज तिलक है वो विक्टर इमानुएल II को वहाँ का राजा बना दिया गया। क्लियर है यहाँ तक? अब आप लोग बोलिएगा कि मैम नॉर्दर्न पार्ट का हम लोगों ने यूनिफिकेशन देख लिया, सदर्न पार्ट का यूनिफिकेशन देख लिया, सेंटर में किसका रूल ओवर था? सेंटर में किसका रूल ओवर था? पोप का था। तो अब पोप से हम लोग जीत हासिल कैसे किए? नॉर्थ यूनिफाइड हो गया, साउथ यूनिफाइड हो गया। नॉर्थ में लड़ाई हुआ, यूनिफाइड हो गया, साउथ में भी वॉर हुआ, लड़ाई हुई, यूनिफाइड हो गया। अब बीच में जो सेंटर बचा वो बेचारा डर गया कि वो मतलब खुद से सरेंडर कर दिया कि चलो नॉर्थ में भी वॉर हो गया, साउथ में भी वॉर हो गया, हमको वॉर नहीं करना है, हमको भी अपने में शामिल कर लो, यूनिफाइड कर लो। तो सेंटर में जो पोप का रूल ओवर था वो खुद से सरेंडर करके यूनिफाइड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से नॉर्दर्न पार्ट, सेंटर पार्ट, सदर्न इटली, ये तीनों क्या हो गया? यूनिफाइड हो गया। अब इटली का भी यूनिफिकेशन हम लोगों ने करवा दिया, इटली भी यूनिफाइड हो गया, वहाँ के लोग भी यूनाइट होकर रहने लगे, जिसके वजह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली के साथ साथ मेकिंग ऑफ इटली भी हो गया। गैरीबाल्डी के सपोर्ट में जितने भी पीजेंट्स थे, गैरीबाल्डी के सपोर्ट में जितने भी पीजेंट्स थे वो लोग कभी भी इटालिया पे बिलीव नहीं किए और जब जब नारा लगाया जाता था वॉर में ला तालिया के नाम से, तो उनको क्या लगता था कि विक्टर इमानुएल की वाइफ है जिसको क्या किया सदर्न इटली अपने कब्जे में रखे हुए, तो उसको छुड़वाने के लिए हम लोग वॉर कर रहे हैं। वो लोग कभी भी ये नहीं सोचे कि सदर्न इटली यानी कि हमारे कंट्री को एक नेशन बनाने के लिए गैरीबाल्डी हमारा हेल्प कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, गलतफहमी में ही थे वो लोग, लेकिन फिर भी इटली तो यूनिफाइड हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली में कि किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन हुआ।
तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस क्या था? तो वहाँ का स्ट्रेंज केस ये था कि वहाँ कोई सडन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, वहाँ अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती थी जिसमें से एक ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट कर गई। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन रिवॉल्यूशन, कोई सडन रिवॉल्यूशन वहाँ नहीं हुआ था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद वो निकल के आया था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेटेड द ब्रिटिश वर इथनिक वंस, वहाँ कौन कौन से लोग रहते थे? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, ये सारे आइलैंड्स वहाँ मौजूद थे। बट इंग्लिश ग्रो कर गया इन वेल्थ एंड पावर, जिसकी वजह से वो बाकी के आइलैंड के ऊपर अपना रूल ओवर दिखाने लगा और इंग्लिश पार्लियामेंट जो है वो सारे आइलैंड के मोनार्की को 1688 में कैप्चर कर ली, वहाँ के मोनार्की को सीज कर ली। देन आफ्टर इंग्लिश पार्लियामेंट साइंड एन act of union 1707. The act was signed between England and Scotland. इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये एक्ट साइन हुआ और उसके बाद जाके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद England was able to impose its influence on Scotland. Then after also English member की वहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा था, तो England was able to impose its influence on Scotland. स्कॉटलैंड के ऊपर भी इंग्लैंड अपना पावर, अपना रूल ओवर दिखा दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट हेंस डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसके अंदर ये सारे लोग थे, दैट वॉज ऑल डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स। दिस वॉज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन एंड द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इम्पैक्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इंग्लिश पार्लियामेंट यानी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट साइन होता है, ठीक है। अब उस एक्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ा? द इम्पैक्ट वॉज द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटीज एंड द ब्रिटिश आइडेंटिटीज, इट मीन्स द इंग्लिश मेंबर वर सरप्रेस्ड द स्कॉटलैंड्स कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी, इंग्लिश पार्लियामेंट प्रोटेस्टेंट के बेसिस पे डोमिनेट करती थी। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, ये क्रिश्चियनिटी का दो अलग अलग फॉर्म है। किसका? क्रिश्चियनिटी का दो अलग अलग फॉर्म है, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, जिसमें से इंग्लिश पार्लियामेंट जो थी वो प्रोटेस्टेंट को डोमिनेट करती थी, यानी कि वो प्रोटेस्टेंट उसमें ज़्यादा था। तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स को क्या क्या, यानी कि स्कॉटिश मेंबर, स्कॉटलैंड के मेंबर को क्या क्या मना कर दिया गया था? अपने गैलिक लैंग्वेज को नहीं बोलना है, अपने नेशनल ड्रेस को नहीं आपको पहनना है, तो ये सारा कुछ वहाँ मना कर दिया गया था, जस्ट बिकॉज कि इंग्लिश मेंबर वहाँ डोमिनेट कर चुकी थी। आफ्टर दैट एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के साथ साथ हम लोग इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड भी देखेंगे। देन व्हाट वाज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड जो था वो डीपली डिवाइडेड था दो क्राइटेरिया में, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट में, जिसमें से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में से प्रोटेस्टेंट को इंग्लिश मेंबर यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था वो प्रोटेस्टेंट के सपोर्ट में था टू सप्रेस द कैथोलिक कंट्री, टू सप्रेस द लार्ज कैथोलिक कंट्री। तो कंट्री वॉज डीपली डिवाइडेड इंटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू डोमिनेट ओवर अ लार्ज कैथोलिक कंट्री, यानी कि जो इंग्लिश था वो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को हेल्प करता था टू डोमिनेट ओवर द लार्ज कंट्री ऑफ कैथोलिक्स।
आफ्टर दैट कैथलिक वॉज सप्रेस्ड हेयर ऑल्सो, यानी कि आयरलैंड में भी कैथलिक को सप्रेस यानी कि उनको भी दबा दिया गया, उनको भी अपना नेशनल ड्रेस पहनने के लिए मना कर दिया गया, अपना लैंग्वेज बोलने के लिए मना कर दिया गया। एंड द रिवोल्ट वॉज लेड अंडर वुल्फटन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन इन 1798। और जो रिवोल्ट था वो वुल्फटन और यूनाइटेड आयरिशमैन के अंडर द लीडरशिप ऑफ वुल्फटन एंड यूनाइटेड आयरिशमैन के अंदर आया। देन आफ्टर Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. At last 1801 में forcibly आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो यहाँ तक था द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 एंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड। फोर्जिंग अ न्यू ब्रिटिश नेशन, यानी कि जिस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग इंग्लिश मेंबर, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर जो है वो हर जगह अपना डोमिनेंस रूल ओवर कर ली। स्कॉटलैंड में भी, आयरलैंड में भी ओवर कैथलिक्स, आयरलैंड में ओवर कैथलिक्स उन्होंने डोमिनेशन किया अपना। तो न्यू ब्रिटिश नेशन कैसे बना? तो इंग्लिश कल्चर का जो फोर्सली डोमिनेशन हुआ ओवर ब्रिटेन, उसके वजह से न्यू ब्रिटिश नेशन बना। और सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन क्या क्या था, यानी कि क्या क्या ब्रिटेन को सिग्निफाई कर रहा था, न्यू ब्रिटेन को सिग्निफाई कर रहा था? द ब्रिटिश फ्लैग, द यूनियन जैक, दिस वॉज द ब्रिटिश फ्लैग। The national anthem, which was God Save Our Noble King, and the English language. क्लियर है यहाँ पे? द लैंग्वेज इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तीन मेन क्राइटेरिया था जो सिग्निफाई कर रहा था द न्यू ब्रिटेन को। क्या क्या? द ब्रिटिश फ्लैग नेम्ड एज यूनियन जैक, द नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग, एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर यहाँ तक? तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ, उसके बाद इंग्लिश पार्लियामेंट कैसे रूल ओवर किया ब्रिटेन के ऊपर और बहुत सारे आइलैंड्स के ऊपर, जिसके वजह से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कल्चर का डोमिनेंस हो गया और न्यू ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का नोट्स मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।